अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में। आप ज़रा इसकी डेफिनेशन को एक सेकंड के लिए देखें। लिखा है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी टर्निंग इफेक्ट है किस चीज़ का, फोर्स का, प्रोड्यूस इन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई होती है उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है या जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है, इस चीज़ को हम फिज़िकली टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये जो टॉर्क है वो रिज़ल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का, और जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट होती हैं वो सारी वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं। और टॉर्क का एक और नेम भी होता है, टॉर्क इज़ आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है। अगर हम इसको ओपन करें तो आर एफ साइन थीटा होगा। एन कैप आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी एन कैप यहाँ पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन शो करता है रिजल्टेंट की। और यहाँ पर रिजल्टेंट क्या चीज़ है, टॉर्क है। इसका मतलब है कि इस एन कैप ने जो डायरेक्शन शो करनी है वो किसकी डायरेक्शन शो करनी है, टॉर्क की डायरेक्शन शो करनी है। रिजल्टेंट यहाँ पर टॉर्क की है। इसके एक छोटा सा एक्सक्यूज देखते हैं। लिखा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड। हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड। किसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ना। अब बच्चे जल्दी से ये समझते हैं कि ये तो ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया, ये मोमेंट आर्म हो गया और ये साथ में फोर्स होगी ना। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि इस फार्मूले में जो आर लिखा हुआ है, ये इस मोमेंट आर्म जो यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, मोमेंट आर्म बेसिकली बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट आर्म वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि मोमेंट आर्म स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो दोनों क्वांटिटीज लिखी जाती हैं उन दोनों का वेक्टर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले फार्मूला में जो आर लिखा हुआ है वो फिर क्या नहीं है, मोमेंट आर्म नहीं हो सकता, बल्कि वो को वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वेक्टर को, आर वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे होते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं कि वो इस आर के ऊपर जब वेक्टर का साइन होता है तो इसको मोमेंट आर्म समझ रहे होते हैं। मोमेंट आर्म अब आप लोगों ने याद रखना है स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में वो क्या चीज़ बताइए, पोजीशन वेक्टर हम उसे कहते हैं। अब ज़रा आप गौर करें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। इसका मतलब तो ये हुआ, ये कह रहा है कि एक स्केलर का वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी होता है जिन दोनों क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वो दोनों क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। तो एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आप अल्फ़ा चूज़ नहीं करेंगे बल्कि आप इसका ऑप्शन चूज़ करेंगे, आपका डेल्टा ऑप्शन बनेगा। और डेल्टा ऑप्शन क्या चीज़ है, नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट मीन कि ये वाली जो चीज़ है वो आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एक स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जब हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी देता हूँ। आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ रखा होगा, P इज़ इक्वल टू mv। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर फिर भी वेक्टर आ रहा है। इस तरह की प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलते बल्कि इसको हम क्या, किसका नाम दे रहे होते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन या सिंपल प्रोडक्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सेंस क्यों देखें। लिखा है इफ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ देन अब टॉर्क डॉट एफ बताएं किसके इक्वल होगा। आप लोगों ने एक छोटा सा रूल याद रखना है, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है जिन वेक्टर से वो मिलकर बना होता है उनके साथ हमेशा उसका एंगल 90 डिग्री होगा। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है, जिस तरह यहाँ टॉर्क रिजल्टेंट है, जिन वेक्टर से ये मिलकर बना होगा, ये किससे मिलकर बना हुआ है, आर और एफ से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों के साथ इसका एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि टॉर्क का आर के साथ भी एंगल 90 डिग्री है और टॉर्क का एफ के साथ भी एंगल 90 डिग्री। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ ये दो बन गए। आपसे अगर इतने क्वेश्चन आ जाए, इफ़ टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ आपसे पूछे और एमसीक्यूज़ में पूछता है टॉर्क और आर का इस फार्मूले में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है, और टॉर्क और एफ का भी एंगल 90 डिग्री है। खैर एमसीक्यूज़ की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन उसका ये कि टॉर्क डॉट एफ आप कैलकुलेट करके दें कितना बनता है। देखें अगर हम टॉर्क डॉट एफ के बच्चे जल्दी से सॉल्व करते हैं तो टॉर्क डॉट एफ इज़ इक्वल टू टॉर्क एफ कॉस थीटा होगा। अब मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि वो इसमें अल्फ़ा ऑप्शन चूज़ कर देते हैं क्योंकि अल्फ़ा ऑप्शन है टॉर्क एफ और कॉस थीटा है।
लेकिन हम कॉस थीटा तब चूज़ करते हैं जब ये थीटा एंगल जो है वो वेल डिफाइंड ना होता। लेकिन यहाँ पर अगर इफ़ की जो कंडीशन लगी हुई है, इफ़ की कंडीशन से टॉर्क, ये एंगल किसके दरम्यान में, यहाँ पर टॉर्क और एफ़ के दरम्यान में है इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है। अब वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में तो एंगल डिफाइंड है, क्योंकि टॉर्क और एफ़ के दरम्यान में तो आपको पता है इस कंडीशन से कि एंगल कितने डिग्री आ रहा है 90। तो आप इसमें अल्फ़ा ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप एंगल की वैल्यू पुट करके जो न्यू आंसर आएगा उसको चूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा टॉर्क एफ कॉज ऑफ कितने डिग्री 90, और कॉज 90 पे बचे क्या होता है, 0 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन अब आप अल्फ़ा चूज़ नहीं करेंगे, इसका ऑप्शन आप लोगों ने चार्ली ऑप्शन चूज़ करना है कि टॉर्क डॉट एफ जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। टॉर्क की अगर हम बच्चे मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें याद है उसकी मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा होती है। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए यहाँ से हम यूनिट वेक्टर को रिमूव कर देंगे और यहाँ से आप लोगों ने टॉर्क के ऊपर एरो को रिमूव कर देना है, तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। एक और छोटी सी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने भी आपको बताया था ये जो आर के ऊपर जब वेक्टर का साइन लगा होता है, जिस तरह यहाँ पर आर के ऊपर वेक्टर का साइन है तो हम इसे पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। लेकिन इसी पोजीशन वेक्टर की अगर बच्चों हम मैग्नीट्यूड ले लें, इसी पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम मोमेंट आर्म कह सकते हैं। बहुत काम की बात है कि इस फार्मूले में आर खुद जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, लेकिन इसी की मैग्नीट्यूड को हम फिर क्या बोल सकते हैं, मोमेंट आर्म कह सकते हैं। इट मीन्स कि जब इस फार्मूले को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो अब आप इस आर को क्या बोल सकते हैं, मोमेंट आर्म कह सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे एमसीक्यूज में आ जाती है किस एंगल पर होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होगी, 90 डिग्री के एंगल पर होगी। और अगर इस फार्मूले में हम 90 पुट करें तो साइन 90 पे 1 हो जाएगा, और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला आर इंटू एफ होगा। यानी टॉर्क खुद किस एंगल पे मैक्सिमम है, 90 डिग्री पर, और अगर उसकी वैल्यू पूछेगा तो आर इंटू एफ होगी। फिर अगर आपसे पूछता है टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है, और किस एंगल पर होगी, 0 डिग्री पे और किस पे, 180 पे। उसकी वजह यह है कि इस फार्मूला में अगर हम थीटा 0 डिग्री पुट करें तब भी आंसर 0 आएगा, अगर हम थीटा 180 पुट करें तब भी आंसर 0 ही आएगा। अब हम दो डिफरेंट फार्मूलाज को कंबाइन करके एक न्यू फार्मूला बनाते हैं। देखिए बच्चे, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आर एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आर एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो आपका क्या बन जाएगा, टॉर्क इज़ इक्वल टू इस आर एफ की जगह पर टी मैक्स इंटू साइन थीटा। ये इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक इसका एमसीक्यू से ये आ रहा होता है कि आपसे टी और टी मैक्स की रेशियो पूछ सकते हैं, यानी जनरल क्वेश्चन आता है कि टॉर्क की मैक्सिमम टॉर्क के साथ रेशियो बताएं। तो इसी को अगर आप इस साइड पे लाकर डिवाइड कर लें तो इसकी रेशियो क्या बन जाएगी, साइन थीटा ओवर 1 हो जाएगा। अच्छा एमसीक्यू है। एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बच्चों ये है कि एट व्हाट एंगल, मीन आपसे क्या चीज़ पूछ रहा है, वो थीटा आपसे पूछा जा रहा है। टॉर्क बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क बिकम हाफ का वर्ड यूज़ कर रहा है, किस वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। यहाँ पर इस हाफ की जगह पर कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो कुछ यूँ लिखा है, टॉर्क बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस स्ट्रक्चर का बच्चे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों ने जिसमें टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क की बात हो रही हो, आप लोगों ने उस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से कंपेयर करके सॉल्व करेंगे, यानी टी इक्वल टू टी मैक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा। कंपेयर कैसे करेंगे ज़रा जल्दी से देखिएगा। टॉर्क टॉर्क से कंपेयर होगा, टी मैक्स से, और साइन थीटा यहाँ पर किस से कंपेयर होगा, 1/2 से कंपेयर होगा। ये बात आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा, 1/2 हो, 1/4 हो, जो भी नंबर होगा उसको हमेशा आप लोगों ने किस से कंपेयर करना है, साइन थीटा से कंपेयर करना है। साइन थीटा से कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम साइन थीटा इक्वल 1/2 लिखेंगे। अब आप लोगों ने देखना है कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है। तो आप सबको याद होना चाहिए कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर, 30 डिग्री पर किसकी इक्वल होगी, 1/2 की इक्वल होगी। इट मीन टॉर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ जो है वो किस एंगल पर हो जाएगा, 30 डिग्री पर हाफ हो जाएगा। इसके अलावा इस मैंने बताया ना, इस हाफ की जगह पर कोई और नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं। से मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ टॉर्क बिकम इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, एट व्हाट एंगल टॉर्क बिकम इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर टी मैक्स का जो भी नंबर लिखा होगा उसको किसके इक्वल लिखना है, साइन थीटा की इक्वल लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों साइन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि साइन की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको याद होगा कितनी डिग्री है, बिल्कुल 45 डिग्री।
या 45 डिग्री को हम π/4 रेडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक तो ये बात याद रखनी। इसी का एक और छोटा सा MCQ देखें। देखिए इससे आपका क्वेश्चन इस तरह आ गया, अगर आपसे एंगल ही पूछा गया है, एट व्हाट एंगल टॉर्क बिकम 2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये बात ज़रा ध्यान सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एट व्हाट एंगल टॉर्क बिकम 2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसको बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा साइन थीटा का बिहेवियर समझना पड़ेगा। आप लोगों ने बच्चों बात ये याद रखनी है, जो साइन थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी साइन थीटा का जो टोटल फंक्शन है वो +1 से लेकर कहाँ तक है, -1 तक है। यानी साइन थीटा की +1 और -1 के अलावा +1 से ग्रेटर वैल्यू जो है उसकी पॉसिबल ही नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको आप लोगों ने किससे कंपेयर करना है, बिल्कुल साइन थीटा से कंपेयर करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपका साइन थीटा = 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन थीटा जो है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है, +1 की इक्वल है। इट मीन्स कि इस स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर जो नंबर लिखा होना चाहिए, इस टी मैक्स से पहले जो नंबर है वो नंबर या तो किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 की इक्वल होना चाहिए, या उस नंबर को 1 से बिल्कुल लेस होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी आपको। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने उस नंबर को साइन से कंपेयर करना है और साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, +1 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो नंबर या तो =1 होना चाहिए या फिर <+1 होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर 2 आ गया है, 2 आ गया है, 2.5 आ गया है, 3 है, 3.5 है, कोई इस तरह के बड़े नंबर्स आ गए हैं, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो फिर आप लोगों ने उसके ऑप्शन में चूज़ करना है कि ये वाली जो इक्वेशन आपको गिवन है, आप इस इक्वेशन के बारे में ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये जो चीज़ है दिस फार्मूला नॉट एग्जिस्ट, यानी टॉर्क, अब आपसे पूछा गया एट व्हाट एंगल टॉर्क बिकम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लोगों ने नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे या आप चूज़ करेंगे नॉट पॉसिबल। बस ये एक छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर नंबर 1 से ग्रेटर आ जाएगा तो आप उसका ऑप्शन जो चूज़ करेंगे वो नॉट पॉसिबल चूज़ करेंगे। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉर्क के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। टॉर्क की 2 टाइप्स होती हैं, एक हम पॉजिटिव टॉर्क बोलते हैं और दूसरा जो टॉर्क है वो नेगेटिव टॉर्क है। असल में हम टॉर्क को पॉजिटिव और टॉर्क को नेगेटिव बोलते हैं बॉडी की मोशन, बॉडी की रोटेशन की बेस पे, कि बॉडी आइदर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि पॉजिटिव टॉर्क तब होगा जब बॉडी कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर किसी बॉडी की एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो हम ये कहेंगे उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव टॉर्क है। इसी तरह अगर किसी बॉडी के अंदर क्लॉकवाइज मोशन है उसकी, यानी कोई बॉडी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव टॉर्क होगा। नीचे एक छोटी सी मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ रहा होता है कि एक नट है, आप उस नट को ओपन करना चाह रहे हैं या आप उस नट को टाइट करना चाह रहे हैं, टाइट मीन इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, तो कौन सा टार्क उसमें प्रोड्यूस होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी नट को ओपन करने के लिए हमेशा उस नट को हम कैसे रोटेट करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। और टार्क अगर पूछेगा तो कौन सा टार्क जनरेट करवाना पड़ेगा, पॉजिटिव टार्क। इसी तरह अगर आप किसी नट को क्लोज करना चाह रहे हैं या टाइट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हम जो टार्क जनरेट करवाएंगे वो नेगेटिव टार्क होगा अगर टार्क ऑप्शन में पूछता है। और अगर वो नट की मोशन पूछता है तो हम बोलेंगे कौन सी मोशन होगी उसकी, क्लॉकवाइज मोशन होगी। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा MCQs। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ के टॉर्क की बात कर रहा है। इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम, तो ये उसने एक हिंट आपको दे दी है कि अर्थ को हम कंसिडर करेंगे इनर्शियल फ्रेम। आप सबको याद होगा इनर्शियल फ्रेम, वैसे तो अर्थ का जो फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है क्योंकि अर्थ की मोशन ऑर्बिटल मोशन है और ऑर्बिटल मोशन में जो है उसका एक्सेलरेशन स्लाइड जो है वो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा है कि अर्थ को हम कंसिडर कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम। अगर हम इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो =0 होगा, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंट 0 होगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में 0 नहीं होगा बल्कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंट 0 हो जाएगा। इन एक्सेलरेशंस का आपस में क्या लिंक है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 में जाकर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अब ये अभी चीज़ें याद रखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम में अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंट उसका 0 हो जाएगा लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के फार्मूले की।
ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फ़ा। आर यहाँ पर रेडियस कंसिडर होगा और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ज़रा खुद सोचो, अगर हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द टेंजेंट 0 हो गया, आर इंटू अल्फ़ा, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताएं, यानी आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बतानी अर्थ की इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम। और हम लोगों ने देखा कि इनर्शियल फ्रेम में उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो क्या हो रही है, 0 हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क का फार्मूला होता है आई इंटू अल्फ़ा। तो ज़रा खुद सोचो, अगर इस अल्फ़ा को यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या नो टॉर्क। तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा, नो टॉर्क ऑप्शन होगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम की वजह से ए टी 0 हो रहा है, जिसकी वजह से अल्फ़ा 0 हो गया, और अल्फ़ा की वजह से फिर बच्चों टॉर्क भी 0 हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, काफ़ी दफ़ा यूएचएस में भी रिपीट हो चुका है ये वाला एमसीक्यूज़। ज़रा देखते हैं इसको क्या हो रहा है। इसमें कह रहे हैं कि ओ पी आपका पोजीशन वेक्टर है और इस पॉइंट पी पे एक फ़ोर्स एफ अप्लाई हो रही है और ये फ़ोर्स इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब क्वेश्चन उसका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फार्मूला ऑफ टॉर्क, यानी आपसे पूछ रहा है करेक्ट फार्मूला बताएं किस चीज़ का, टॉर्क का। और हमें बच्चों टॉर्क का फार्मूला लिखना तो आता है ना, टॉर्क का फार्मूला हमें पता है आर एफ साइन थीटा हम लिखते हैं, लेकिन आर एफ साइन थीटा जब हम लिखते हैं, यहाँ पर जो एंगल हम थीटा लिख रहे होते हैं वो थीटा एंगल होता है बिटवीन द टेल्स ऑफ आर एंड एफ, यानी वो एंगल आर और एफ की टेल्स के दरम्यान में एंगल है। तो आप ज़रा ये देखें, ये जो यहाँ पर थीटा गिवन है वो आर और एफ की टेल्स के दरम्यान में तो एंगल गिवन ही नहीं है, बल्कि वो वाला एंगल तो विद वर्टिकल गिवन है। तो हमने वो एंगल यूज़ करना है यहाँ पर इस साइन के बाद जो आर और एफ की टेल्स में हो। इसके लिए आपको ये जो वेक्टर ओ पी है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी अब यूँ समझ लें कि आपके पास अब ये आर की लाइन है, अगर ये आर की लाइन को आप लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है तो ये अब आर की टेल है, ये एफ़ की टेल है। हमें असल में ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ज़रा गौर करें, ये टोटल एंगल कितने डिग्री बन रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऊपर कितना आ रहा है, थीटा एंगल है, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, इस 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम के लिए टॉर्क का फार्मूला अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर थीटा यूज़ करेंगे 90 माइनस थीटा, बल्कि वो एंगल यूज़ करेंगे जो आर और एफ़ की किसके दरम्यान में होगा, आप इसको आर कह सकते हैं, आर और एफ़ की टेल्स के दरम्यान में एंगल है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो थीटा नहीं है बच्चों, वो कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने थीटा की बजाय क्या चीज़ लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा होगा। इट मीन कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इस केस में जो टॉर्क का फार्मूला बन जाएगा वो आर एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चे अक्सर जल्दी में आर एफ साइन थीटा चूज़ करते हैं, लेकिन इस डायग्राम में फार्मूला आर एफ साइन थीटा नहीं होगा, बल्कि बच्चों आर एफ क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्यों होगा उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसी डायग्राम के लिए मैंने एक और एमसीक्यूज़ भी लिखा है, बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ है वो भी। उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर मैक्सिमम टॉर्क। बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ है कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और किस डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसी डायग्राम के लिए मैक्सिमम टॉर्क के लिए करेक्ट ऑप्शन बता रहा है। क्वेश्चन को फर्दर आगे देखते हैं। इसमें ये थीटा ही लिखा हुआ है, यानी ये सारी वैल्यूज़ ए बी सी ऑप्शन है थीटा के लिए, लार्ज स्मॉल वैल्यूज़ हैं, और ये ओ पी है। ओ पी यहाँ पर उसका मोमेंट आर्म आप कह सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर है। अब अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता है इस डायग्राम के लिए टॉर्क का फार्मूला आर एफ साइन थीटा नहीं है, बल्कि इस डायग्राम के लिए टॉर्क का फार्मूला आर एफ कॉस थीटा है। इट मीन्स कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर करना है, मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों ने बनाना है, तो आप फार्मूले किस से आंसर करेंगे, आर एफ कॉस थीटा से आंसर करेंगे। यहाँ पर आर जो है वो किसको शो कर रहा है, ओ पी को शो कर रहा है। वो तो हमें नज़र आ रहा है कि टॉर्क का और आर का तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और आर बच्चों यहाँ पर किसको शो कर रहा है, ओ पी को शो कर रहा है। मीन जितना आर की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स उतना ही ओ पी ज़्यादा होगा, उतना ही टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो इसमें ओ पी की बात तो सिंपल है, ओ पी को मस्ट क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि सी ए में भी ओ पी लार्ज है और सी में भी ओ पी लार्ज है।
तो इसका मतलब ये कि ये तो सिंपल सी बात है कि जितनी आर यानी ओ पी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। तो हमारा ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो बी और डी को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ए और सी में अब इशू है एंगल का, कि एंगल के बारे में अब क्या करेंगे। देखिए बच्चे, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये वाली जो डायग्राम है, इसका जो फार्मूला है टॉर्क का, आर एफ कॉस थीटा भी हम लोगों ने बनाया, और कैसे बनाया वो आप सीख चुके हैं, लेकिन इसमें फंक्शन कॉस थीटा आ रहा है। आप लोगों ने छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो जैसे जैसे इसमें एंगल इंक्रीज़ करता है कॉस में, यानी जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ करेगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। उस बात को आप यूँ समझ सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए बच्चे, कॉस 0 डिग्री, जब मैंने यहाँ पर 0 डिग्री पुट किया तो आंसर 1 आया, और अगर मैं यहाँ पर कॉस 90 डिग्री पुट करता हूँ तो अब आंसर 0 हो जाएगा। इसमें मतलब कि जितना एंगल यहाँ पर हम बड़ा पुट करेंगे उतनी कॉस थीटा की वैल्यू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम एंगल बड़ा यूज़ करेंगे उतनी किसकी वैल्यू कम होगी, कॉस थीटा कम हो जाएगा और टॉर्क भी फिर कम हो जाएगा। तो हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप वो ऑप्शन चूज़ करें जिसमें टॉर्क क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, हम फिर इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल यूज़ करेंगे। अगर हम स्मॉलर एंगल यूज़ करें, क्या यूज़ करें, स्मॉलर एंगल, जितना थीटा स्मॉल होगा, जिस तरह अब यहाँ 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जितना थीटा स्मॉल होगा उतनी किसका आंसर बड़ा आएगा, कॉस थीटा उतना ज़्यादा आएगा, और जितना बच्चों कॉस थीटा का आंसर ज़्यादा होगा उतना टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी। इट मीन्स कि कॉस का जब भी फंक्शन आए, आप इसका शॉर्टकट बना लें, कॉस फार्मूले में जब भी आए, जब आप एंगल स्मॉल यूज़ करेंगे तो कॉस थीटा का आंसर देख लें मैक्सिमम आ रहा है, और अगर आप एंगल लार्ज यूज़ करेंगे तो कॉस थीटा का आंसर क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अब हमें यहाँ पर टॉर्क को क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। अगर टॉर्क को मैक्सिमम बनाना है तो जो आप थीटा यूज़ कर रहे हैं उसका हम क्या यूज़ करेंगे, मिनिमम। थीटा मिनिमम होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है या थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों उसने थीटा लिखा हुआ है। थीटा मिनिमम होगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम तो मीन टॉर्क मैक्सिमम। अब आप मुझे बताएं आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा या ए होगा। डेफिनेटली सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें थीटा क्या लिखा हुआ है, स्मॉल। थीटा स्मॉल होने से फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉस थीटा लार्ज और टॉर्क भी लार्ज हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो सी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ है। एक और छोटा सा एमसीक्यूज़ इससे मिलता हुआ देखें, जो कि पेंडुलम के बारे में, ये बहुत फेमस बात है, इसको ज़रा जल्दी से हम देखने की कोशिश करते हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पेंडुलम का टॉर्क कैलकुलेट करें। मैंने डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ की है। एक पेंडुलम है, जब मीन पोजीशन पे है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस पेंडुलम की जो लेंथ है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ली जाती है वो एल से शो हो रही है, और पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर चला गया है, और इस की जो रोप है या स्ट्रिंग जो है उसका वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बन रहा है। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है तो इसका वेट अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और रोप में जो टेंशन है वो अलॉन्ग द वायर एक्ट कर रही है। तो मैंने इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिए है। तो इसका जो बेस के साथ कंपोनेंट बन रहा है वो एम जी कॉस थीटा है। ये वेट के कंपोनेंट्स बनाए हैं इस टेंशन वाली लाइन को एक्सटेंड करने से। जो बेस के साथ बन रहा है वो एम जी कॉस थीटा है, और जो परपेंडिकुलर के साथ बन रहा है वो एम जी साइन थीटा है। हमें यहाँ पर बच्चों पता है ये बात कि यहाँ पर टेंशन जो है और एम जी कॉस थीटा जो होते हैं ये दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और इस लाइन के अलाउंग कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं होती। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जिस कंपोनेंट की वजह से पेंडुलम मूव करता है वो एम जी कौन सा है, साइन थीटा होगा। मीन एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट है उसकी वजह से पेंडुलम मूव कर रहा है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका एम जी साइन थीटा हो गया। अब बच्चों आप लोगों ने इस पेंडुलम का टॉर्क लिखना है। अब टॉर्क लिखने का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, आर हम लिखते हैं, उसके बाद एफ, और उसके बाद हम साइन थीटा लिखते हैं जनरल फार्मूला में। अब ज़रा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, इस डायग्राम में जो आर का रोल प्ले कर रहा है वो तो कौन कर रहा है, लेंथ प्ले कर रही है, उस रोप की लेंथ आर का रोल प्ले कर रही है। और यहाँ पर जो एफ साइन थीटा है, यहाँ पर जो एफ साइन थीटा है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, एम जी साइन थीटा उसका रोल प्ले कर रहा है। तो आपका एम जी कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। एम जी साइन थीटा क्यों रोल प्ले कर रहा है वो दोबारा देख लें। देखिए बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन पे 3 फोर्सेस हैं, एक टेंशन,
एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। टेंशन और mg cos थीटा ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। इस एक्सेस के अलॉन्ग अब कोई भी मोशन नहीं हो रही, तो इस वक्त इस पर जो फोर्स लग रही है वो mg sin थीटा है। तो अगर आपका एमसीक्यू तो आता है पेंडुलम पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, तो उसका फॉर्मूला एल mg क्या होगा, sin थीटा होगा। इसमें कभी कभार एग्जामिनर एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर भी आते हैं। जनरल क्वेश्चन आएगा, अब ये ऑप्शन चूज़ करेंगे mg sin थीटा, लेकिन इसमें कुछ एग्जामिनर इस तरह का भी क्वेश्चन देते हैं। वो ये कहते हैं इफ़ थीटा इज़ एंगल विद दी हॉरिजेंटल, यानी वो क्वेश्चन में थोड़ी चेंज लेकर आ जाते हैं। वो कह देते हैं थीटा इज़ एंगल ऑफ द रोप विद दी हॉरिजेंटल। ये जो स्टैंडर्ड एंगल है ये थीटा है, रोप का एंगल है विद वर्टिकल, लेकिन स्पेशल केस क्या है, वो कह देते हैं थीटा इज़ एंगल ऑफ रोप विद दी हॉरिजेंटल। अब बच्चों अगर वो हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा कह देते हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं टॉर्क का करेक्ट फार्मूला बताएं, तब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब टॉर्क का ये वाला करेक्ट फार्मूला यानी mg sin थीटा L इक्वल टू mg sin थीटा वाला करेक्ट काउंट नहीं होगा, बल्कि अब आप लोगों ने अगर कैलकुलेट करना है तो उसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे फार्मूला, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें जो थीटा एंगल है वो उस रोप का विद वर्टिकल लाइन एंगल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगा दी है जो एंगल है वो उस रोप का विद हॉरिजेंटल एंगल गिवन है, तो हमें कौन सा चाहिए, विद वर्टिकल एंगल चाहिए। तो बच्चों ये देखें यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90। अगर ये 90 है और आपको ये वाला एंगल चाहिए तो हम 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, अब जब इस फार्मूले को लिखेंगे एल उसी तरह ही आएगा, mg भी उसी तरह ही आ जाएगा, लेकिन साइन को आप लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और आप लोगों ने याद रखना है ये फार्मूला कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, cos थीटा। इट मीन्स कि इस फार्मूला में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो यही पेंडुलम का जो टॉर्क बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एल mg और cos थीटा हो जाएगा। इट मीन्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जब जनरल क्वेश्चन आ जाए पेंडुलम का टॉर्क एल mg sin थीटा है, लेकिन अगर स्पेशल केस इसका ये है कि अगर वो कह दे इफ़ द रोप फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजेंटल, तो फिर फार्मूले में साइन नहीं आएगा, फिर फार्मूला में कॉज आएगा। अच्छा बच्चों, हम टॉर्क का आप लोगों ने सीख लिया है। अब हम इसी से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो कि टॉर्क ड्यू टू कपल के हैं। टॉर्क ड्यू टू कपल की पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, फिर हम आगे इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। देखिए टॉर्क ड्यू टू कपल की डेफिनेशन में पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि इसके लिए 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड के सेंस में ना, यानी 2 फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्ट ऑन सेम बॉडी एंड हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये जो लफ्ज़ लाइन ऑफ एक्शन मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स की डायरेक्शन में हम जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, फोर्स की डायरेक्शन में जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इमेजिनरी लाइन इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। आप जितनी चाहें उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ अलग नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही। तो ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन जो होती है फोर्स की डायरेक्शन में इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं हैविंग व्हाट एवर द लेंथ, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। ज़रा समझते हैं इस डेफिनेशन को। देखिए बच्चों, मैंने आपके बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बनाई है जिसमें सपोज करें एक ब्लॉक है जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो जो ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, लेट से ये सरफेस है, तो उस ब्लॉक का नॉर्मल डायरेक्शन एफ एन मीन नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो लेट से इस पर ये फोर्स 50 न्यूटन लग रही है, उसका वेट 50 न्यूटन है, तो नॉर्मल डायरेक्शन भी उसका 50 न्यूटन ही होगा। मतलब बात करने का ये है कि इस पर अब ज़रा देखें, ये 2 इक्वल वाली बात देखें इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, 2 इक्वल फोर्सेस होगी। दूसरी बात है अपोजिट डायरेक्शन, तो देख लें दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और क्या सेम बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, वो बातें भी ठीक हो रही हैं। लेकिन इशू ये है कि क्या इस बॉडी के अंदर आपको क्या लगता है कि ये वाला बॉडी जिसके अंदर टॉर्क ड्यू टू कपल प्रोड्यूस होगा, क्या इसके अंदर कोई रोटेशन जनरेट होगी नहीं होगी? तो हमें पता है इस बॉडी के अंदर रोटेशन जो है वो जनरेट नहीं हो रही। इस बॉडी के अंदर क्यों रोटेशन जनरेट नहीं हो रही? क्योंकि जो दोनों फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये लाइन ऑफ एक्शन की लाइन होगी ना, उन दोनों फोर्सेस का आपस में क्या सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। और बेसिकली रोटेशन कब प्रोड्यूस होगी? जब लाइन ऑफ एक्शन क्या लिखा हुआ है, हैविंग
डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो इस केस में टार्क ड्यू टू कपल इसलिए एक्ट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। और टार्क ड्यू टू कपल की डेफिनेशन में ये पॉइंट मस्ट हमें ऐड करना चाहिए, तभी डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि उसके लिए डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने चाहिए। कोड डायग्राम देखें, सपोज करें एक रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ये इसका पिवट पॉइंट है, और हम ये कह रहे हैं इस पर इस साइड पे भी अपवर्ड फोर्स 2 न्यूटन लग रही है, इधर डाउनवर्ड 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब ज़रा ये देखें इन दोनों फोर्सों के लाइन ऑफ एक्शन, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ये वाला है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, सेम बॉडी पर एक्ट कर रही हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो टॉर्क जो है वो कपल की फॉर्म में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पर टार्क ड्यू टू कपल नहीं है, इस पर टार्क ड्यू टू कपल एक्ट करेगा। अब देखते हैं टार्क ड्यू टू कपल का फार्मूला क्या है। तो मैंने टार्क ड्यू टू कपल का फार्मूला लिखा है कि हम कपल आर्म को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ाहिर है इस पर 2 फोर्सेस लग रही थी ना, इन दोनों फोर्सेस की हमें पता है मैग्नीट्यूड आपस में सेम होती है, तो दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को कपल आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कपल आर्म क्या चीज़ है, बस सीखने वाली बात है। कपल आर्म की मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, क्या होती है, ये परपेंडिकुलर की सिंबल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब ये क्या बात लिखी हुई है, ये मैंने डिफरेंट डायग्राम बनाई है, हर डायग्राम के अंदर इस बात को हम बारी बारी सीख से जाते हैं कि इस स्टेटमेंट, इस लाइन के मीनिंग क्या है। अब हम बच्चों सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में एक ये वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, एक ये वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। अभी हम कपल आर्म को देखना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ है। कपल आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। मुझे बताएं कि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, एक ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, एफ फोर्स है ना। अब हमें कपल आर्म चाहिए। कपल आर्म इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस केस में बच्चे देखो, जो रॉड की लेंथ है जिसे हम 2 मीटर लिख रहे हैं यहाँ पर, वही 2 मीटर असल में किसका रोल प्ले कर रही है, कपल आर्म का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप लोगों का बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस केस में कपल आर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी ये जो केस है, अगर हम इस केस में कपल आर्म कह रहा हूँ, आप टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कपल आर्म चाहिए था। कपल आर्म आपको मिल गया, वो कितने मीटर है, 2 मीटर हो गया, और दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखनी है। तो इस केस में टार्क ड्यू टू कपल का क्या फॉर्मूला बनेगा, टार्क ड्यू टू कपल L इंटू सिंपल F हो जाएगा। L यहाँ पर कपल आर्म का रोल प्ले कर रहा है और F हम दोनों फोर्सेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो L आपका 2 मीटर हो गया और जो फोर्स बन रही है वो भी आप 2 ही लिख रहे हैं। तो इस केस में टार्क ड्यू टू कपल जो बनेगा वो बच्चों आप लोगों के पास कितना बन जाएगा, 4 न्यूटन मीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस केस में ये जो लेंथ है वही कपल आर्म का रोल प्ले कर रही है। लेकिन इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कंसेप्ट आपको टोटल क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरी बच्चे एक और डायग्राम देखें। देखिए वही रॉड है, यूँ समझ ये सेम रॉड था जिसकी लेंथ 2 मीटर थी। अब इस पर जो फोर्सेज हैं, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, और कह रहे हैं कि रॉड जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। अब क्वेश्चन उसका ये कि इस केस में भी आप टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करें, यानी सेम क्वेश्चन है कि आप लोगों ने दोबारा जो है वो टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो लेंथ 2 मीटर है, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भी या नहीं है। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है। हमारा जो कपल आर्म है वो तो 2 फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर तो 2 मीटर कपल आर्म का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन इस डायग्राम में बच्चों आप देख लें 2 मीटर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर तो यूँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी ना, बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, ये तो इंक्लाइंड लाइन है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में बच्चों आप लोगों ने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो पॉइंट है इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। देखिए जो मैंने आपके सामने अभी जो बोर्ड पे लाइन ड्रॉ की है, क्या ये लाइन इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब कि ये लाइन अब इस केस में बच्चों कपल आर्म का रोल प्ले करेगी। अब अगर आप अपने माइंड में इस ट्राइंगल को लेकर आते हैं तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अगर एल की इक्वल है तो इसकी बेस है, तो बेस कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एल कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने चीज़ ये याद रखनी है कि इस केस में एक एल कॉस थीटा हो गया
और दूसरा आप लोगों के पास जो बन रहा है वो एल साइन थीटा हो जाएगा। इस केस में अगर आप टॉर्क ड्यू टू कपल का फार्मूला लिखोगे तो क्या फार्मूला था, कपल आर्म इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो इस केस में कपल आर्म एल है, एल कॉस थीटा या एल साइन थीटा है। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, इस केस में एल साइन थीटा कपल आर्म होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर एल साइन थीटा ही है। उस एल साइन थीटा को दोनों फोर्सेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड से बच्चों मल्टीप्लाइड कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। एल 2 मीटर है, साइन हमारे पास कितना आ रहा है जी 30 डिग्री गिवन है और फोर्स ट्यू है, 2 की इक्वल टू साइन 30 आपको याद होगा 1/2 ही होता है। तो इंटू 2 कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस केस में भी आपका जो टॉर्क का आंसर आ रहा है वो 2 न्यूटन मीटर ही बनेगा। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखें, ये डायग्राम जो है बिल्कुल उससे मिलती जुलती डायग्राम है। इसमें ये रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, इस पर फोर्स 2 न्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स 2 न्यूटन, एंगल वो 60 डिग्री बता रहा है। अगेन कह रहा है कि इस केस में भी टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करके दें। देखिए बच्चों, अगर हम इस केस में टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करते हैं तो क्या ये लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का है ना, ये दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये वाली लाइन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को तो शो नहीं कर रही। तो हमें तो इस लाइन ऑफ एक्शन में और इस लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कपल आर्म बोला हुआ है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए आसान हल ये है कि हम इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दी है। इसके एक्सटेंड करने से बेनिफिट है हमें हुआ है वो ज़रा देखिएगा। इस लाइन को भी थोड़ा आप एक्सटेंड कर दें। अब मुझे ये बताएं, ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये दूसरी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। क्या इस लाइन ऑफ एक्शन में और इस लाइन ऑफ एक्शन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल भी बन रहा है, तो ये जो लाइन है ये इस डायग्राम का क्या काउंट होगा? कपल आर्म काउंट होगा। अब अगर हम इसी ट्राइंगल के कंपोनेंट्स लिखें, एल अगर उसका हाइपोटेन्यूज है तो इसकी ये चीज़ क्या बनेगी? एल कॉस थीटा, और ये वाली साइड एल साइन थीटा होगी। तो इस केस में अब बच्चे अब दोबारा आप देखो, इस केस में अगर हम टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी इस केस में टॉर्क ड्यू टू कपल अगर हम बनाएंगे तो आप ज़रा देखिए कौन सा होगा, एल कॉस थीटा, एल या एल साइन थीटा। तो इस केस में क्या बनेगा? इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल कॉस थीटा होगा। तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा, एल कॉस थीटा को किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। एल अगेन 2 है, कॉस 60 डिग्री वो बता रहा है, ये एंगल 60 है, और फोर्स 2 गिवन है, तो 2 इंटू कॉस 60 पे कितना होता है? 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो हमारे पास अगेन आंसर 2 न्यूटन मीटर आ गया। अच्छा, अब ये ना सोचें कि जो मर्जी क्वेश्चन हो आंसर 2 न्यूटन मीटर ही आ रहा है। असल में इशू ये नहीं कि एंगल भी तो चेंज है, नहीं यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पर कौन सा है? 60 है। अगर यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 कर दूँ तो फिर डेफिनेटली आंसर उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि टॉर्क ड्यू टू कपल का फार्मूला जो है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं वो एल इंटू एफ है, जिस तरह फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने यूज़ किया है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं एल साइन थीटा इंटू एफ है, कुछ समझते हैं एल कॉस थीटा इंटू एफ है। तो बेहतर यह है कि आप इस बात को यूँ याद रखें कि उसका फॉर्मूला कपल आर्म इंटू फोर्स है। डिफरेंट डायग्राम में कपल आर्म एल भी हो सकता है, एल कॉस थीटा भी हो सकता है और एल साइन थीटा भी हो सकता है। तो इस फार्मूले को हम बच्चों डिफरेंट शेप्स में लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था जब टॉर्क सिंपल का फार्मूला था वो आर एफ साइन थीटा हम जनरली लिखते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक एमसीक्यूज़ किया था जिसमें डायग्राम गिवन थी और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो टॉर्क का फार्मूला था वो आर एफ साइन थीटा के बजाय आर एफ कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मीन अगर हमें डायग्राम गिवन हो तो डायग्राम के अकॉर्डिंग फार्मूला का स्ट्रक्चर या उसकी शेप चेंज हो सकती है। एक और प्रॉब्लम इसी को देखते हैं ताकि इस कंसेप्ट पे आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। देखिए वही रॉड है बच्चों जिसकी लेंथ 2 मीटर है, एंगल 30 डिग्री का है और 2 फोर्सेस लग रही हैं। तो अरे ये वाली शेप इस शेप के साथ ये वाली शेप मैच नहीं कर रही, डिफरेंट है दोनों। अब दोबारा हमें क्या चाहिए? हमें इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में और इसके लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लाइन तो शो नहीं कर रही है, तो एंगल 30 डिग्री बना रही है। तो हम ये काम करते हैं कि इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे इस लाइन ऑफ एक्शन में और इस लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए मैं बच्चों यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ज़रा अब यूँ याद रखें कि इस लाइन ऑफ एक्शन में और इस लाइन ऑफ एक्शन में ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर को शो कर रही है।
अगेन देखें ये इसकी बेस बनेगी क्योंकि दो एंगल है, 90 भी है और ये भी है, और ये एल हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा। तो ये साइड बच्चों क्या बन जाएगी, एल कॉस थीटा, और ये जो रेड कलर की मैंने लाइन लगाई है ये किसकी इक्वल होगी, एल साइन थीटा होगी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ज़रा खुद सोचें, इस डायग्राम में आप लोगों के पास अगर हम टॉर्क ड्यू टू कपल कैलकुलेट करें तो टॉर्क ड्यू टू कपल किसके इक्वल बनेगा। देखिए टॉर्क ड्यू टू कपल इक्वल टू, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में और इस लाइन ऑफ एक्शन में। इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है वो कौन सा है, एल साइन थीटा ये वाला, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड से। अब वैल्यूज पुट करें सिंपली, एल आपका अगेन 2 है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और एफ आपको बच्चों कितना गिवन है, 2 ही गिवन है। तो साइन 30 ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 1/2 होता है, इंटू 2 कैंसिल होकर आंसर इसका 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इट मीन्स कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि टॉर्क ड्यू टू कपल को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। आगे इसी से रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैंने एक व्हील, आप माइंड में रख लें, एक व्हील बनाया है और ये उस व्हील का सेंटर है। अज्यूम कर लेते हैं कि उस व्हील का जो रेडियस है वो बच्चों 1 मीटर उसका रेडियस है। अब इस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो रेडियस उस साइड पे 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर ही होगा। अब अगर आपसे कहता है कि इस केस में इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स बताएं, ये कह देता है नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी, या सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा वो पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि इस केस में इस पर एक्ट होने वाला नेट टॉर्क बताएं। इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेट फोर्स इस केस में बतानी है या आप लोगों ने इस केस में नेट टॉर्क बताना है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि इन दोनों फोर्सेस की बच्चे देखें डायरेक्शन क्या है, सेम है। आप लोगों ने एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, कोई सी 2 फोर्सेस हों, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो तो यानी पैरेलल फोर्सेस हों, तो उनका रिजल्टेंट उस वक्त मैक्सिमम होता है, और वो किस फार्मूले से निकलेगा, हम दोनों को सम कर देंगे। यानी अगर फोर्सेस पैरेलल हों तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और उनकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला F1 + F2 होगा। तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है इस केस में, तो 5 + 5 = 10 न्यूटन। इसका मतलब कि इस डायग्राम के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है इस केस में वो कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है। इसी के साथ आप एक और छोटी सी चीज़ भी सीख लें। देखिए अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रही हों और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब है दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल हों, यानी 180 डिग्री एंगल होगा, फिर एंटी पैरेलल मीन एंगल 180 डिग्री। इस केस में उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम फोर्स होगी, और वो हम कैसे निकालेंगे, लार्ज फोर्स में से स्मॉल को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 2 छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों ने याद रखने। मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर्स का कब होता है, जब वो आपस में पैरेलल हों, और कैसे आता है, सिंपल सम से। और मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है उनका, जब वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी एंगल 180 डिग्री होगा, और वो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, लार्ज फोर्स में से स्मॉल को हम माइनस कर देंगे, मिनिमम रिजल्टेंट निकल आएगा। खैर वापस आते हैं, इस केस में तो दोनों की डायरेक्शन बच्चों थी सेम। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो नेट फोर्स तो 10 न्यूटन बनी। अब रहेगी बात, आप लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट करना है। मुझे सिर्फ ये बताएं, टॉर्क के लिए मैं आपको सिंपल से एक रूल बताता हूँ, आप उसको यूज़ कीजिएगा। देखिए पहली बात है कि किसी भी फोर्स के टॉर्क की डायरेक्शन हम कौन सी रखेंगे, यानी फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होनी है ना, तो फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, उसका एक आसान सा हल ये है कि आप ये देखें कि उस बॉडी का पिवट है। पिवट पॉइंट हम किससे कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखें। यानी बॉडी की रोटेशन को डिसाइड करने से पहले आप लोगों ने डिसाइड किस पॉइंट को करना है, पिवट पॉइंट को करना है। सपोज करें इस डायग्राम में मैं कहता हूँ ये वाला पिवट पॉइंट है, ये पॉइंट अगर पिवट पॉइंट है, अब आप लोगों ने देखना है कि इस फोर्स की रोटेशन कौन सी होगी, इस फोर्स की कौन सी रोटेशन होगी। तो सिंपल से एक लफ्ज़ आप याद रख लें कि जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स पिवट पॉइंट होगी। क्या मैंने वर्ड बोला, टुवर्ड्स पिवट पॉइंट। ज़रा देखिए इस केस में अगर देखें तो इसका पिवट पॉइंट अपवर्ड है, तो इस फोर्स की रोटेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। इसका पिवट पॉइंट देखें, ये पिवट पॉइंट है ना, ये पिवट पॉइंट ये वाला है, इसका अगर अपवर्ड था जिसकी रोटेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है जिसकी रोटेशन की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। अब इसका मतलब ये कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन दोनों टॉर्क की जो डायरेक्शन है, एक जो टॉर्क है बॉडी के अंदर, ये वाला टॉर्क कौन सा बन रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों टॉर्क हैं उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी। अब अगर हम इस केस में नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, यानी लेट से इस फोर्स के टॉर्क को मैं T1 बोल देता हूँ,
इस फोर्स के टॉर्क को T2 कह देंगे, और टॉर्क हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, R/F से। R इसका भी 1 मीटर है, फोर्स 5 न्यूटन है, तो इस पहली फोर्स का भी टॉर्क कितना बना 5 × 1 5 न्यूटन मीटर, और दूसरे इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करें तो वो भी 5 × 1 5 न्यूटन मीटर। अब ज़रा देखें दीज टू टॉर्क्स हमें क्लियर हो गया, और इक्वल इन किस में है, मैग्नीट्यूड में है, बट ऑपोजिट इन किस में है, डायरेक्शन में है। इसका मतलब है दीज टू टार्क्स कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, ये दोनों टार्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस केस में नेट टॉर्क किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस डायग्राम के बारे में याद रखना है, इस डायग्राम में नेट फोर्स या सम ऑफ फोर्सेस 0 नहीं आ रहा, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इस केस में नेट टॉर्क जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल आउट कर देगा। इसी से मिलती जुलती एक और डायग्राम है, इसको ज़रा देखें। देखिए इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। तभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में अगर आप इस पर लगने वाली नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट, ये वाला केस बना ना, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर हम 5 में से 5 को माइनस कर देंगे तो इस केस में नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल करेगी इस केस में। यानी ये जो डायग्राम है इसमें नेट फोर्स आपका 0 की इक्वल कर रही है। अब देखना है नेट टॉर्क 0 की इक्वल है या नहीं है। दोबारा देखें, अगर इसका ये पिवट पॉइंट है, ये R अगर इसका 1 मीटर है तो इसका R भी 1 मीटर होगा, क्योंकि टॉर्क में आपको पता है ये जो हम R यूज़ करते हैं, इस R को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म का नाम दे रहे होते हैं ना। और मोमेंट आर्म आपको याद है, मोमेंट आर्म बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, किसके दरम्यान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छी बात याद रखनी। अच्छी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए ये अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ से यहाँ तक कह लें, या ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किसका नाम दे रहे हैं, मोमेंट आर्म का नाम दे रहे हैं। और टॉर्क के फार्मूले में जो R यूज़ होता है, मैग्नीट्यूड जब इसकी लिखी जाती है तो उसे हम लोग मोमेंट आर्म ही कहते हैं। तो ये R आपके पास यहाँ पर मोमेंट आर्म का रोल प्ले करेगा। अब बच्चों दोबारा देखते हैं कि इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा। तभी मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, आप लोगों ने इसकी रोटेशन की डायरेक्शन बतानी कौन सी होगी, तो वो किधर होगी, टुवर्ड्स पिवट पॉइंट। बिल्कुल ठीक, इसका टुवर्ड्स पिवट पॉइंट देखें इस साइड पे है ना, तो ये इसकी कौन साइड बनती है, लेफ्ट साइड होगी, तो इसके रोटेशन की ये डायरेक्शन बनेगी। इसका पिवट पॉइंट इसके रिस्पेक्ट से राइट साइड पे है, तो इसकी रोटेशन की ये डायरेक्शन ही होगी। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों फोर्सेस का जो रोटेशन है या दोनों फोर्सेस के जो टॉर्क हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका टॉर्क अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो उसका टॉर्क भी जो है वो भी कौन सा है, क्लॉकवाइज ही टॉर्क बन रहा है। यानी दोनों फोर्सेस के जो टॉर्क हैं वो कौन से हैं, क्लॉकवाइज हैं। तो इस केस में जब हम नेट टॉर्क निकालेंगे, इस केस में जब नेट टॉर्क निकालेंगे तो दोनों टॉर्क को हम डेफिनेटली सम करेंगे। सम हम दोनों का क्यों कर रहे हैं कि दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है। इधर हम लोगों ने आंसर को क्यों 0 कर दिया था कि दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट थी। यहाँ पर आप लोगों ने T1 में से T2 को माइनस करके नेट टॉर्क निकाला है असल में। तो अगर हम इसका कंप्लीट फार्मूला लिखें तो टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 होगा ना, 5 - 5 0 हो जाएगा। लेकिन उस केस में प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के टॉर्क का सेंस क्या है, सेम सेंस है। तो अब दोबारा निकालते हैं, टॉर्क निकालते कैसे हैं, वो तो वही फार्मूला है R/F। इसका ज़रा देखें, R इसका 1 है, फोर्स 5, 5 × 1 5 प्लस 1 × 5 5। तो इस केस में जो टोटल टॉर्क बनेगा वो 10 न्यूटन मीटर होगा, विच इज़ नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि अगर इस बॉडी पर यूँ फोर्सेस लग रही होंगी तो सम ऑफ फोर्सेस तो 0 होगा, यानी सम ऑफ फोर्सेस तो 0 आ रहा होगा। लेकिन नेट टॉर्क कह लें या सम ऑफ टॉर्क कह लें, नेट टॉर्क या आपका जो सम ऑफ टॉर्क होगा वो बच्चों 0 की इक्वल नहीं होगा। एक और छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ, ये बेसिकली डायग्राम जो है, इस डायग्राम में आप ये भी तो कह सकते हैं ना, टॉर्क ड्यू टू कपल एक्ट कर रहा है। इस डायग्राम में टॉर्क ड्यू टू कपल एक्ट कर रहा है, तो आप एक शॉर्टकट याद रख रहे हैं, जब भी टॉर्क ड्यू टू कपल एक्ट करेगा किसी भी बॉडी पर, उस केस में सम ऑफ फोर्सेस तो 0 होगा, लेकिन उस केस में सम ऑफ टॉर्क जो होगा वो 0 की इक्वल नहीं होगा। बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है। इस बात को यूँ ही समझें ना, इस डायग्राम को आप कपल समझ लें, कपल है ना,
कपल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या प्रूव किया, सम ऑफ फोर्सेस 0 नहीं आया, लेकिन सम ऑफ फोर्सेस 0 है लेकिन सम ऑफ टॉर्क 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप वही आइडिया ले सकते हैं कि कपल का जनरल क्वेश्चन भी आ जाए तो हम यही कहेंगे कि सम ऑफ फोर्सेस 0 होता है लेकिन सम ऑफ टॉर्क जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इससे नीचे जो डायग्राम है, इसने नीचे जो डायग्राम बनाई है उस डायग्राम में उसने एक बॉडी है, उसका भी रेडियस उसने 1 मीटर ही लिखा है और इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रही हैं। ये फोर्स 2 न्यूटन है, ये वाली फोर्स भी 2 न्यूटन है। अब उसने इस केस में ये कहा है कि इस बॉडी पर एक्ट होने वाला आप लोग नेट टॉर्क कैलकुलेट करें, यानी नेट टॉर्क आप लोगों ने बताना है। अब देखना है कि टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी। फार्मूला तो हमें R इंटू एफ अब याद है, लेकिन इसका अगर हम इस पॉइंट को पिवट लेते हैं तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या बताइए, टुवर्ड्स पिवट। तो ये टुवर्ड्स पिवट ये वाली साइड बनती है, इसने इधर रोटेट करना है, इसकी टुवर्ड्स पिवट राइट साइड बनती है, इसने इस तरफ रोटेट करना है। तो दोनों के रोटेशन का सेंस या टॉर्क का सेंस एक दूसरे के अपोजिट है। इसका टॉर्क जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज है, यानी इसका टॉर्क क्लॉकवाइज बन रहा है, TC मीन क्लॉकवाइज, और इस फोर्स का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब दोनों के टॉर्क बारी बारी बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे R इंटू एफ, F1 उसे कह दें। R तो कितना है 1 मीटर आपको यहाँ पर गिवन है, और F1 फोर्स ये वाली है ना, F1 फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगी। तो यहाँ से जो टॉर्क बन रहा है आपका 2 इंटू 1 2 न्यूटन मीटर टॉर्क हो जाएगा, यानी इस केस में टॉर्क 2 न्यूटन मीटर है। अब बच्चों हम क्लॉकवाइज फोर्स जो है उसका टॉर्क चेक करते हैं। क्लॉकवाइज फोर्स के अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो R इंटू F2 हो जाएगा। R तो वही पुराना है 1 है, लेकिन F2 जो है वो 5 गिवन है आपको। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो बनेगा उसका आंसर 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब बच्चों अब नेट टॉर्क निकालने लगोगे हम लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर देंगे। लेट से क्लॉकवाइज में से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5 माइनस 2 3 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा। अब आपको खुद याद है कि 3 न्यूटन मीटर में लार्ज कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज है। तो जो टॉर्क नेट बॉडी पर एक्ट करेगा वो कितना होगा, 3 न्यूटन मीटर होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब इधर इसको देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है 3 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, तो हम इसका ऑप्शन ए चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बी ऑप्शन को भी ज़रा देखें आप लोग, उसमें लिखा है -3 न्यूटन मीटर। तो मैंने आपको बच्चे एक चीज़ बताई थी कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क को बाय कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो अगर 3 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है क्लॉकवाइज वो ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन अगर 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है और क्लॉकवाइज नहीं लिखा हुआ तो माइनस साइन भी किस चीज़ को शो करेगा, क्लॉकवाइज को ही शो करेगा। तो इट मीन इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बच्चों बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम इसका जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो फिर सी ऑप्शन होगा, मीन इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखें, और ये थीम आप लोगों ने सही तरह अंडरस्टैंड करनी है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में आए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बात समझा रहा है, ए 20 ग्राम मास एक बॉडी है, उस बॉडी की मास 20 ग्राम मास है, इस सस्पेंडेड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म मीटर रॉड, और क्वेश्चन में गिवन है कि आपका यूनिफॉर्म मीटर रॉड है एट 15 सेंटीमीटर मार्क। ये ज़रा चीज़ समझे, आपके पास क्या चीज़ है, मीटर रॉड है। अगर मीटर रॉड है तो मैंने इसकी डायग्राम स्केच की है, अगर ये 0 पॉइंट है तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर का मैंने एक रॉड बना दी है। ये जो लफ्ज़ लिखा है 15 सेंटीमीटर मार्क बेसिकली हम रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं, यानी आप लोगों ने उसका 20 ग्राम की जो मास अटैच करनी है वो रेफरेंस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर दूर अटैच करनी है। तो रेफरेंस पॉइंट हम इस 0 पॉइंट को कहते हैं। तो यूँ समझने कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, मार्क पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, यानी 0 को आप समझ लें मार्क पॉइंट लेते हैं जहाँ से हम रीडिंग्स को नोट करते हैं। तो अगर हम इस 0 के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये आपका मार्क पॉइंट होगा, और यहाँ से कितने सेंटीमीटर उसने बताया, 15 सेंटीमीटर वे उसने एक मास अटैच की है जो कि कितने ग्राम है, M120 ग्राम उसकी मास है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे वो कह रहे थे मीटर रॉड इज़ बैलेंस, मीटर रॉड को उसने बैलेंस किया एट 40 सेंटीमीटर मार्क, यानी जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से 40 सेंटीमीटर उसने एक वेज रख कर उसको बैलेंस किया है। तो ये अगेन ये मार्क पॉइंट हो गया, और ये उसने वेज रखा है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उसका जो है
40 सेंटीमीटर बन गया है। इस वेज पॉइंट को या बैलेंस पॉइंट को से हम ए से डिनोट कर देते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो पूछ क्या रहा है। अब देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि मार्क पॉइंट फाइंड द वेट ऑफ द रॉड, और क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने रॉड का वेट बताना है। देखिए क्वेश्चन में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रॉड है। अगर बच्चों ये यूनिफॉर्म रॉड है तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर जो वेट होगा वो कहाँ से एक्ट करेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा। तो अगर ये टोटल रॉड जो है इसकी लेंथ 0 से 1 मीटर रॉड है ना, 100 सेंटीमीटर है, और यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल पे एक्ट करेगा। मिडल पे एक्ट करने का मतलब है कि इसका यहाँ से डिस्टेंस जो बनेगा वो 50 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन उसका ये है कि इसका फाइंड द वेट ऑफ द रॉड, यानी रॉड का वेट बताएं। रॉड का वेट बताने के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर कंडीशन एक अप्लाई करनी है, विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, इसको इधर हम जल्दी से देखते हैं। प्रिंसिपल मोमेंट्स बच्चे ये होता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू होते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क आपके इक्वल टू होंगे सम ऑफ किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी इसे कहते हैं। अब जरा देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें तो 2 ही टॉर्क हैं, क्योंकि अगर हम इस ए पॉइंट को पिवट पॉइंट ले लेते हैं, यानी पिवट पॉइंट आप लोगों ने इस कंडीशन के लिए पिवट पॉइंट मस्ट अज्यूम करना होता है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए इज पिवट। अगर ये आपका पिवट पॉइंट है तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कितने फोर्सेस हैं, जितनी फोर्सेस होंगी उतने टॉर्क होंगे। तो एक पिवट पॉइंट के राइट साइड पे फोर्स है और एक पिवट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फोर्स है, और हमसे ये डिमांड किया गया इस रॉड का वेट बताएं। हम सपोज कर लेते हैं जिस ब्लॉक की मास 20 ग्राम मास है ब्लॉक की, यहाँ पर जो अटैच हो रहा है, इस ब्लॉक का जो वेट होगा ना उसको W प्राइम से डिनोट कर लेते हैं, यानी इस मास को वेट यानी फोर्स की फॉर्म में शो कर देते हैं, और उसकी सिंबल मैंने W प्राइम लिखी। अब बच्चे ये चीज़ है कि आप लोगों ने देखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से हैं, तो उसके लिए आपको उस फोर्स की रोटेशन देखनी होगी। तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये वाली जो फोर्स है, यानी जो वेट उस रॉड का वेट है, वेट भी बेसिकली फोर्स है, इसकी रोटेशन किधर होगी, टुवर्ड्स पिवट पॉइंट होगी। तो देखें ये टुवर्ड्स पिवट पॉइंट बन रहा है, तो इसकी रोटेशन जो होगी वो कौन सी बनेगी, फिर क्लॉकवाइज होगी। इसकी रोटेशन अगर आप लोगों ने बतानी है तो अगेन टुवर्ड्स पिवट होगी। इसका पिवट किधर है, राइट साइड पे बन रहा है, इसका लेफ्ट साइड पे पिवट था और इसका राइट साइड पे है, तो इसकी रोटेशन टुवर्ड्स राइट साइड होगी। इसका मतलब ये कि इस रॉड के वेट का जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और मास का जो वेट है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। अब हमें पता तो है, हम जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मोमेंट आर्म आपको बताया था कि जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ज़रा बात ध्यान से देखें। अब हमें इस फोर्स का यानी वेट जो है इसका पिवट पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए। पिवट पॉइंट से इसका डिस्टेंस ये वाला बनेगा ना, ये इसका पिवट पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस होगा, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ये ऊपर लिखा हुआ है 50, और ये यहाँ तक कितना आ रहा है, ये 40 है। तो 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस बचे कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। इट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस इसका आपको मोमेंट आर्म मिल गया 10 सेंटीमीटर है। अब आप दोबारा देखें, आपको इस W प्राइम का मोमेंट आर्म चाहिए, इसका मोमेंट आर्म ये वाला होगा ना, क्योंकि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाली लाइन, और ये इसका पिवट पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिससे हम मोमेंट आर्म कहेंगे। मुझे ये बताएं कि ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 40 आप बता रहे हो। अगर ये 40 है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 40 है, तो ये वाला कितना आ रहा है, 15 है। अब अगर हम इस 40 में से इस 15 को माइनस कर दें, यानी इस टोटल में से इसको अगर माइनस कर दें, तो 40 माइनस 15 कितना हो गया, बिल्कुल ठीक 25 सेंटीमीटर। बस आपका काम हो गया, आपको दोनों के मोमेंट आर्म मिल गए। इस वेट का मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है, और इस जो वेट W प्राइम है जिसको हम M1 मास से भी डिनोट कर रहे हैं, वो जो है उसका मोमेंट आर्म 25 सेंटीमीटर है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज जब पुट करोगे क्या लिखा है, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। देखिए ये वाली जो फोर्स है, जो वेट है रॉड का, उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, उसका जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा।
टॉर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करें तो वेट उस W उसकी फोर्स होगी और उसका मोमेंट आर्म कितना बन रहा है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब ये जो ब्लॉक है जिसकी मास 20 ग्राम है, इसका जो टॉर्क का सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी फोर्स को हम लोगों ने W प्राइम से डिनोट किया हुआ है और इसका जो बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड पे ये कैंसिल हो गए। इस पर W तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस W प्राइम को हम लिख सकते हैं m1g। m1g क्यों लिखा है कि उसकी मास m1 है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू 25 हो जाएगा। अब बच्चा आप इसमें वैल्यूज पुट करो। m1 आपके पास जो बन रहा है, मास कितनी गिवन है 20 ग्राम गिवन है, ये g स्टैंड फॉर ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे, यानी 1000 से डिवाइड क्यों किया है, मास ग्राम में इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 10 है और मल्टीप्लाइड बाय आप 25 कर देंगे, ये 25 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आपका 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, डिवाइड बाय आप 10 कर देंगे, तो आपका जो उस रॉड का जो वेट बनेगा वो 5 न्यूटन आपके पास रॉड का वेट होगा। एट द एंड एक दो छोटी छोटी बातें आप और देख लें। देखिए जिससे हम F इक्वल टू ma फार्मूला लिखते हैं ना, तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है जो फोर्स है, फोर्स डिटरमाइंस, अगर ये आपका एम्स के साथ है ना, फोर्स डिटरमाइंस, तो हम कहते हैं फोर्स डिटरमाइंस लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स डिटरमाइन लीनियर एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसकी लीनियर फॉर्म है। अगर इसी फार्मूले से हम न्यूटन सेकंड लॉ की रोटेशनल फॉर्म लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। I के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में जाके पढ़ेंगे। I बच्चों यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जिस तरह ये मैंने एमसीक्यूज लिखे ना फोर्स डिटरमाइन, तो आप लोगों ने बोला लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर आपका एमसीक्यूज आता है टॉर्क डिटरमाइंस, तो आप लोगों ने याद रखना है टॉर्क डिटरमाइंस एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा सिंबल किस एक्सेलरेशन की है, एंगुलर एक्सेलरेशन की है। जिस तरह फोर्स डिटरमाइन करती है लीनियर एक्सेलरेशन को, इसी तरह टॉर्क डिटरमाइन करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। और एक और आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का है, एंगुलर मोशन में वही रोल कौन प्ले कर रहा होता है, टॉर्क प्ले कर रहा होता है। और लीनियर मोशन में जो रोल मास का है, एंगुलर मोशन में वही रोल जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। ये चंद पॉइंट्स आप लोगों ने इसके माइंड में रखने हैं।